आप सभी को नमस्कार। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हम एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि लाइव वीडियो चलाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स की आवश्यकता होती है। जब तक 1000 सब्सक्राइबर हमारे पास नहीं होंगे, हम यूट्यूब के ऊपर लाइव नहीं आ सकते हैं। इसलिए इस कार्य में आप हमारी कुछ मदद अवश्य करें, ऐसी हमारी आप सभी से अपेक्षा भी है। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं सवाल की। शरीर की सबसे बड़ी रासायनिक उत्पाद इकाई है। तो सवाल वाला ये जानना चाह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ऐसी इकाई कौन सी है जो रासायनिक उत्पादों का उत्पादन करती है। अगर हम इस सवाल में देखें तो जो विकल्प दिए हैं इसके अनुसार लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर का वजन 1.5 किलोग्राम होता है। लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद इन ऑप्शनों में दूसरा ऑप्शन पैनक्रियाज ग्रंथि है। पैनक्रियाज ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों रूपों में काम करती हो। पैनक्रियाज ग्रंथि के द्वारा अंतःस्रावी के रूप में इंसुलिन, ग्लूकागन एवं सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, और बाह्यस्रावी के रूप में एमाइलेज, लाइपेज एवं ट्रिप्सिन जैसे एंजाइमों का स्राव होता है। अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो रुधिर के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। इस स्थिति में ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्राव अधिक हो जाता है। इसके विपरीत स्थिति की अगर हम बात करें तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ने पर शरीर के अंदर रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। इस स्थिति में ग्लूकागन नामक हार्मोन्स का स्राव कम हो जाता है। अगर सोमेटोस्टेटिन की बात करें तो सोमेटोस्टेटिन इंसुलिन और ग्लूकागन के स्राव के बीच बैलेंस को बनाकर रखता है। इसके बाद इस सवाल में पीयूष ग्रंथि के बारे में लिखा है। थोड़ा पीयूष ग्रंथि के बारे में भी हम जान लेते हैं। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह पीयूष ग्रंथि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करती है, इसलिए इसे शरीर की मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अब लार ग्रंथि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लार ग्रंथि मुख के अंदर 3 जोड़ी होती हैं, जिसमें 2 सबलिंगुअल, 2 सबमैक्सिलरी और 2 पैराटॉइड लार ग्रंथियां होती हैं। इनमें से पैराटॉइड नाम की जो लार ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि से प्रतिदिन लगभग 0.75 से लेकर 1.5 लीटर तक लार स्रावित होती है। लार में 98% तक जल होता है। लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। लार की पीएच वैल्यू की अगर बात करें, पीएच मान लार का कितना होता है, तो लार का पीएच मान 6.8 से 7.9 के बीच रहता है। तो ये था इस सवाल से मिलता जुलता वो एरिया जो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ये सवाल हमारा स्पोर्ट ट्रेनिंग से संबंधित है। ये सवाल जानना चाहता है कि सर्किट ट्रेनिंग की खोज किसने की थी। 4 विकल्प हमारे सामने हैं: फेड्रिक यान, मॉर्गन और एडमसन,
हेंटिगर मुलर और अर्नेस्ट वेन आकेन। तो सर्किट ट्रेनिंग के बारे में आप सभी को पता होगा कि सर्किट ट्रेनिंग की खोज मॉर्गन और एडमसन ने सन 1957 में की थी। और मॉर्गन और एडमसन जो लीड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे, इनके द्वारा सर्किट ट्रेनिंग को खोजा गया था। सर्किट ट्रेनिंग के द्वारा ताकत और सहनशीलता को विकसित किया जा सकता है। अब इससे मिलता जुलता एरिया जो स्पोर्ट ट्रेनिंग से संबंधित अक्सर आपको पेपर में देखने को मिलता है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे वेट ट्रेनिंग की खोज फ्रेडरिक यान ने सन 1812 ईस्वी में की थी और वेट ट्रेनिंग के द्वारा ताकत को विकसित किया जा सकता है। इसी तरह से अगर इंटरवल ट्रेनिंग की बात करें तो इंटरवल ट्रेनिंग को टेरस मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इंटरवल ट्रेनिंग की खोज हर्बर्ट रेंडले और बिकिला के द्वारा सन 1920 में की गई थी। इंटरवल ट्रेनिंग के द्वारा स्पीड एंडोरेंस को विकसित किया जा सकता है। इसके बाद फार्टलैक को देख लेते हैं। फार्टलैक, जिसे स्पीड प्ले के नाम से भी हम जानते हैं, फार्टलैक की खोज गोस्टा होल्मर ने सन 1937 में की थी। फार्टलैक के द्वारा सहनशीलता को विकसित किया जाता है। इसी तरह से कंटिन्यूअस ट्रेनिंग को स्टेडी स्टेट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की खोज डॉक्टर अर्नेस्ट वेन आकेन के द्वारा सन 1920 में की गई थी। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के द्वारा भी सहनशीलता को विकसित किया जाता है। इसके बाद स्पोर्ट ट्रेनिंग में एक बड़ी पॉपुलर ट्रेनिंग मेथड है जिसे हम प्लायोमेट्रिक के नाम से जानते हैं। प्लायोमेट्रिक का अन्य नाम रिएक्टिव मेथड भी होता है। प्लायोमेट्रिक की खोज यूरी वेरकोसान्स्की द्वारा सन 1960 में की गई थी और प्लायोमेट्रिक के द्वारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को विकसित किया जाता है। इसी तरह से आइसोमेट्रिक की अगर बात करें तो आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग को हेंटिगर मुलर के द्वारा सन 1953 में खोजा गया था और आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग के द्वारा स्टैटिक स्ट्रेंथ को डेवलप किया जा सकता है। आइसोटोनिक ट्रेनिंग मेथड को डी लूम के द्वारा सन 1954 में खोजा गया था और आइसोटोनिक ट्रेनिंग मेथड के द्वारा स्ट्रेंथ को डेवलप किया जा सकता है। आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग मेथड की खोज जे पेरिन के द्वारा सन 1968 में की गई थी। आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग मेथड के द्वारा भी ताकत को विकसित किया जा सकता है। इसी तरह से प्रेशर ट्रेनिंग की खोज विंटर बॉटम के द्वारा सन 1912 में की गई थी। प्रेशर ट्रेनिंग के द्वारा ताकत को विकसित किया जा सकता है। प्रेशर ट्रेनिंग का इस्तेमाल सबसे पहले फुटबॉल खेल के खिलाड़ियों के ऊपर किया गया था। इसी तरह से ऑटोजेनिक एक ट्रेनिंग होती है जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग की खोज हेनरिक सल्ट्स के द्वारा की गई थी और इसके द्वारा दिमाग को शांत किया जाता है। एक और प्रचलित ट्रेनिंग टेम्पो ट्रेनिंग होती है। टेम्पो ट्रेनिंग के द्वारा सहनशीलता को विकसित किया जा सकता है। टेम्पो ट्रेनिंग की खोज जैक डैनियल के द्वारा की गई थी। इसके बाद एक और पॉपुलर ट्रेनिंग मेथड है जिसे हम आर्थर लिडियार्ड ट्रेनिंग कहते हैं। इसकी खोज आर्थर लिडियार्ड ने ही की थी। इन्हीं के नाम पर इस ट्रेनिंग का नाम भी आर्थर लिडियार्ड ट्रेनिंग रखा गया। इसके द्वारा सहनशीलता को विकसित किया जा सकता है। इसके बाद पिरामिड ट्रेनिंग एक होती है। पिरामिड ट्रेनिंग की खोज रशियनों के द्वारा की गई थी, रशियन देश में हुई थी और पिरामिड ट्रेनिंग के द्वारा ताकत को विकसित किया जा सकता है। इसी तरह से
एक और पॉपुलर ट्रेनिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की खोज एडोल्फ किक के द्वारा की गई थी। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के द्वारा ताकत को विकसित किया जा सकता है। स्पोर्ट ट्रेनिंग में एक चैप्टर पीरियोडाइजेशन का भी आता है। पीरियोडाइजेशन की खोज लियो मेटवेव के द्वारा सन 1956 में की गई थी और पीरियोडाइजेशन के द्वारा हम किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन को किसी स्पेशल समय पर स्थापित करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी होता ये है कि जो खिलाड़ी होते हैं उनकी पीक परफॉर्मेंस कंपटीशन से कुछ पहले अथवा बाद में चली जाती है। पीरियोडाइजेशन के माध्यम से खिलाड़ी की पीक परफॉर्मेंस को ठीक खिलाड़ी के कंपटीशन के दौरान ही आए, इस तरह से सेट किया जाता है। ये सवाल हमारा खेलों से संबंधित है। खेलों में भी बास्केटबॉल खेल से संबंधित ये सवाल जानना चाहता है कि बास्केटबॉल खेल कितनी देर तक खेला जाता है। तो अगर इन विकल्पों को हम ध्यान से देखें तो जो विकल्प बी है ये दिया है कि 10 मिनट का खेल, फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर 10 मिनट का खेल, फिर 10 मिनट का ब्रेक हाफ टाइम, फिर 10 मिनट का खेल, फिर 2 मिनट का ब्रेक और फिर 10 मिनट का खेल। ये विकल्प बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी। बास्केटबॉल खेल 10-10 मिनट के 4 क्वार्टरों में खेला जाता है। पहले और दूसरे क्वार्टर के बीच 2 मिनट का ब्रेक होता है। तीसरे और चौथे क्वार्टर के बीच 2 मिनट का ब्रेक होता है, जबकि दूसरे और तीसरे क्वार्टर के बीच 10 मिनट का ब्रेक होता है। अगर इस निर्धारित समय में बास्केटबॉल का खेल टाई रह जाता है, कोई निर्णय नहीं हो पाता है, तो फिर इस कंडीशन में 2 मिनट के ब्रेक के बाद 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। अब ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो समय पर आधारित खेले जाते हैं। उन सभी के ऊपर इस सवाल के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल खेल की। तो फुटबॉल खेल 45-45 मिनट के 2 हाफ में खेला जाता है। 2 हाफ के बीच 15 मिनट का ब्रेक होता है। अगर इस समय में फुटबॉल का खेल किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता है तो फिर 15-10-15 कहने का अर्थ 15-15 मिनट के 2 हाफ का अतिरिक्त समय दिया जाता है। इस अतिरिक्त समय में दोनों हाफ के बीच 10 मिनट का ब्रेक होता है। फुटबॉल खेल एक ऐसा खेल है जिसमें कोई टाइम आउट किसी टीम को नहीं दिया जाता है। इसके बाद हम हॉकी खेल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हॉकी का खेल 15-15 मिनट के 4 क्वार्टरों में वर्तमान समय में खेला जाता है। पहले और दूसरे क्वार्टर के बीच 2 मिनट का ब्रेक होता है। दूसरे और तीसरे क्वार्टर के बीच 15 मिनट का ब्रेक होता है। तीसरे और चौथे क्वार्टर के बीच 2 मिनट का ब्रेक होता है। इन 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर में अगर हॉकी खेल का निर्णय नहीं होता तो फिर हॉकी खेल में सीधे पेनल्टी शूट दिए जाते हैं। इसमें अतिरिक्त समय देने की कोई व्यवस्था नहीं है। पेनल्टी शूट आउट 25 गज रेखा से 8 सेकंड के अंदर लिए जाते हैं। पेनल्टी शूट लेते समय खिलाड़ी 25 गज रेखा से गेंद को लेकर गोल करने का प्रयास करता है और इस कार्य को करने के लिए 8 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। इसी तरह से अगर कुश्ती की बात करें तो कुश्ती खेल 3-3 मिनट के 2 राउंड में खेला जाता है। दोनों राउंड के बीच 30 सेकंड का अंतराल होता है। ग्रीको रोमन कुश्ती और फ्री स्टाइल कुश्ती 2 तरह से कुश्ती का खेल होता है।
ग्रीको रोमन में अगर किसी खिलाड़ी की 8 अंकों की लीड किसी भी समय हो जाती है तो उसी समय बाउट को समाप्त कर दिया जाता है। इसी तरह से फ्री स्टाइल में अगर अंकों का अंतर 10 से अधिक हो जाता है तो इस कंडीशन में भी बाउट को समाप्त कर दिया जाता है। इसी तरह से अगर खो खो खेल की बात करें तो खो खो का खेल 9 मिनट के 4 क्वार्टरों में खेला जाता है। पहले और दूसरे क्वार्टर के बीच 5 मिनट का गैप होता है। दूसरे और तीसरे क्वार्टर के बीच 9 मिनट का गैप होता है। तीसरे और चौथे क्वार्टर के बीच 5 मिनट का गैप होता है। इस समय में अगर डिसीजन नहीं हो पाता तो फिर 9 मिनट के 2 हाफ का अतिरिक्त समय मिलता है। पहले 9 मिनट का खेल खेला जाएगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक होगा और फिर 9 मिनट का खेल खेला जाएगा। इसी तरह से अगर मुक्केबाजी खेल की बात करें तो मुक्केबाजी 3-3 मिनट के 3 राउंड में होती है और प्रत्येक राउंड के बाद 1 मिनट का अंतराल होता है। इसी तरह से अगर तलवारबाजी की बात करें तो तलवारबाजी भी 3-3 मिनट के 3 राउंड में खेली जाती है और प्रत्येक राउंड के बाद 1 मिनट का अंतराल होता है। अगर हैंडबॉल की बात करें तो हैंडबॉल का खेल पुरुषों के लिए 30-30 मिनट के 2 हाफ में खेला जाता है। दोनों हाफ के बीच 10 मिनट का अंतराल होता है, जबकि महिलाओं के बीच 25-25 मिनट के 2 हाफ के बीच 10 मिनट का अंतराल होता है। अगर इस निर्धारित समय में खेल का निर्णय नहीं होता तो फिर 5-1-5 5 मिनट का खेल, फिर 1 मिनट का अंतराल, फिर 5 मिनट का खेल, इस तरह से अतिरिक्त समय हैंडबॉल में मिलता है। अगर इसके बाद भी डिसीजन नहीं हो पाता तो एक बार और इसी तरह से अतिरिक्त समय दिया जाता है 5-5 मिनट के 2 हाफ और दोनों हाफ के बीच 1 मिनट का अंतराल। अगर इस समय में भी इस बार भी डिसीजन नहीं हो पाता तो इसके बाद 5-5 फ्री थ्रो दोनों टीमों को दिए जाते हैं। इस तरह से हैंडबॉल खेल में समय की व्यवस्था की गई है। जबकि कबड्डी खेल की अगर हम बात करें तो कबड्डी का खेल पुरुषों के लिए 20-20 मिनट के 2 हाफ में खेला जाता है। दोनों हाफ के बीच 5 मिनट का अंतराल होता है, जबकि महिलाओं के लिए कबड्डी का खेल 15-15 मिनट के 2 हाफ में खेला जाता है। दोनों हाफ के बीच 5 मिनट का अतिरिक्त समय या अंतराल टाइम, इंटरवल टाइम होता है। इस निर्धारित समय में अगर डिसीजन नहीं हो पाता तो इसके बाद सीधे दोनों टीमों को 5-5 रेड मिलते हैं। कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता। इन 5-5 रेड में भी अगर कबड्डी का खेल टाई रह जाता है तो इसके बाद गोल्डन रेड का नियम लागू होता है। इसी तरह से जूडो का खेल भी समय पर आधारित है। जूडो खेल 5 मिनट का होता है। 5 मिनट में अगर डिसीजन नहीं हो पाता, कोई खिलाड़ी नहीं जीत पाता है, मैच टाई रह जाता है तो 2 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। इसके बाद पोलो का खेल आता है। पोलो, जिसे हम चौगान के नाम से भी प्राचीन काल में जानते थे। पोलो का खेल 7 मिनट के 8 सेशन में खेला जाता है। जबकि वाटर पोलो के खेल की अगर हम बात करें तो वाटर पोलो का खेल 8-8 मिनट के 4 क्वार्टरों में खेला जाता है। पहले और दूसरे क्वार्टर के बीच 2 मिनट का इंटरवल होता है। दूसरे और तीसरे क्वार्टर के बीच 5 मिनट का इंटरवल होता है। तीसरे और चौथे क्वार्टर के बीच फिर से 2 मिनट का इंटरवल होता है। इस निर्धारित समय में अगर वाटर पोलो खेल का डिसीजन नहीं हो पाता तो फिर 3-1-3 का अतिरिक्त समय दिया जाता है।
3-1-3 से तात्पर्य ये है कि 3 मिनट का खेल खेला जाएगा, 1 मिनट का इंटरवल होगा और फिर से 3 मिनट का खेल खेला जाएगा। इस तरह से वाटर पोलो खेल में समय की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, ये थे हमारे धमाका क्लास के 3 सवाल। कहने को तो ये मात्र 3 सवाल हैं, लेकिन इनका जो एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया है, अगर इन सभी तथ्यों के ऊपर आप ध्यान दें तो सवालों की संख्या 100 से भी ज़्यादा हो जाती है। ये ऐसा मिलता जुलता एरिया है, अगर इस मिलते जुलते एरिए को आधार बनाकर या इस एरिया को कवर करते हुए आप अपनी तैयारी करते हैं तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित ही सफलता मिलेगी। इसी के साथ हम आपसे एक बार और पुनः रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि जब तक हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे हम YouTube के ऊपर लाइव नहीं आ सकते हैं। हम YouTube के ऊपर लाइव आकर शारीरिक शिक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं और ऐसी आपसे अपेक्षा है कि इस कार्य में आप हमारी मदद अवश्य करेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं और अपने ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द हो जाएं और हम YouTube के ऊपर लाइव आकर आप लोगों की अपने स्तर से कुछ मदद कर सकें। धन्यवाद आप सभी का।